हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी आरएस मेंस एग्ज़ाम जो अभी प्रपोज शेड्यूल्ड है 25 और 26 फेब को होने वाली है। उसमें प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं हम रेगुलर, आगे भी करवाते रहेंगे। एक टेस्ट कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, उसका जो सॉल्यूशन है उसका पीडीएफ आपको इसके नीचे लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम दूसरा टेस्ट लेके आए हैं, देखते हैं। आप भी इसको सीरियसली सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें है जो सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स दोनों कवर किए जा रहे हैं। आगे भी क्वेश्चन जैसे जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आता जाएगा क्वेश्चंस भी बढ़ाते जाएंगे। उम्मीद है आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलरिटी बनी रहेगी आपकी। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हुरडा समिट है। हुरडा समिट के बारे में 15 वर्ड्स में आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं, मैक्सिमम 2.5 लाइन इतना में लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको पता रहे, थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा। बाकी आप खुद से इनको सॉल्व करना, यह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हुरडा सम्मेलन है, ये जो हुरडा समिट है ये कब हुआ था? ये हुआ है 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734 को। ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसके प्रेसिडेंट थे जो मेवाड़ के महाराजा थे, मेवाड़ के महाराजा जगत सिंह। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस समिट। और उनकी अध्यक्षता में ये समिट का मेन क्या, इसका एम क्या था, इसके पीछे जो मोटिव था वो ये था कि मराठाओं के विरुद्ध राजपूत राज्यों के एक संघ का निर्माण, उसके लक्ष्य की प्राप्ति करना था। मराठाओं के विरुद्ध, जो मराठा साम्राज्य था उसके विरुद्ध राजपूत राज्यों में एक संघ का निर्माण हो, उस लक्ष्य से ये हुरडा समिट आयोजित किया गया था। लेकिन ये सक्सेस नहीं रहा। इसका जो उद्देश्य था इस सम्मेलन का वो विफल रहा था, ये सक्सेस नहीं हुआ था। आपको इसमें मिल गए होंगे 15 वर्ड्स। 17 जुलाई 1734 को ये जो मेवाड़ के महाराजा थे जगत सिंह, उनकी अध्यक्षता में अगेंस्ट द मराठाज ये राजपूतों ने एक संघ का निर्माण के पर्पज से ये सम्मेलन आयोजित किया था, जो कि विफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है गुड़ला डांस, गुड़ला नृत्य। देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन आरपीएससी में रेगुलर पूछे गए हैं, चाहे आप 2007 में देख लीजिए, 8 में देख लीजिए, 10, 12, 14, 16, 18, और अभी भी होपफुली ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में। आप इनके लिए प्रिपेयर रहिए। जो गुड़ला डांस है ये जोधपुर के जो राव सातल देव थे उनके द्वारा जो गुड़लेखा था, गुड़लेखा उसका जो डेथ थी, वध हो गया था, उसके उपलक्ष्य में ये डांस है जो मारवाड़ रीजन में, कहाँ पे? मारवाड़ रीजन में, मारवाड़ रीजन में ये प्रचलित है। ये प्योरली स्त्री नृत्य है, विमेन डांस है। इसमें क्या होता है कि जो डांसर्स हैं, नृत्यांगना, उनके सिर पे एक मटका जो छिद्रित है उस पे दीपक रख के, जलता दीपक रख के डांस किया जाता है। तो ये आपको इसमें लिखना है। मेन जो है पॉइंट, एक तो ये प्योरली वीमेन डांस है, और दूसरा जो लिखना है ये मारवाड़ रीजन में। और जोधपुर के जो राव सातल देव थे उन्होंने ये गुड़लेखा का वध किया था। किसने? ये थे जोधपुर के राव सातल देव। ये जोधपुर के थे। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट करना है। देखिए ये आपकी कन्वीनियंस है कि आप बुलेट पॉइंट लिखते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि जो 15 या 50 वर्ड के आंसर है वो आप बुलेट पॉइंट ही लिखें, और जो 100 वर्ड्स के हैं उस तरीके के आप पैराग्राफ एंड बुलेट दोनों में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है देबारी एग्रीमेंट एंड व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ दिस एग्रीमेंट इन दैट टाइम ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो। ये जो देबारी एग्रीमेंट हुआ था उसका उस टाइम की जो राजनीतिक परिदृश्य था, इस समझौते का क्या इफेक्ट रहा, क्या प्रभाव पड़ा था। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये देबारी एग्रीमेंट था क्या। देबारी एग्रीमेंट है, ये कब हुआ था? 1708 में हुआ था ये देबारी एग्रीमेंट, 1708 में। इसमें जो मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह सेकंड, मेवाड़ के महाराणा थे इसमें अमर सिंह सेकंड। दूसरे थे इसमें मारवाड़ के महाराणा कौन थे? मारवाड़ के थे जो अजीत सिंह। एंड थर्ड इसमें थे जो वो थे जयपुर के सवाई जयसिंह। जयपुर के थे वो थे सवाई जयसिंह। इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। सो देबारी समझौता किसके बीच हुआ था? ये 1708 में बिटवीन द महाराणा ऑफ मेवाड़ अमर सिंह सेकंड, महाराणा ऑफ मारवाड़ अजीत सिंह एंड सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर, इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। और इस समझौते के द्वारा क्या था कि जो तत्कालीन उस टाइम जो मुगल साम्राज्य था उसके द्वारा क्या है, जोधपुर और जयपुर रियासतों में हस्तक्षेप द्वारा जो राज्यारोहण से वंचित किए गए थे अजीत सिंह और सवाई जय सिंह, इनको वापस से जोधपुर और जयपुर का शासक बनाने का प्रयास था। जो मुगल साम्राज्य था उन्होंने इंटरफेयर चालू कर दिया था कि वो हस्तक्षेप करने लग गए थे। जो राज्यारोहण कार्य होते थे उनमें अजीत सिंह और जय सिंह को, जो सवाई जय सिंह थे उनको, अजीत सिंह को जोधपुर और सवाई जय सिंह को जयपुर का शासक नहीं बनने दिया था। तो शासक बनाने हेतु इन्होंने ये इनका एक सम्मिलित प्रयास था तीनों का। राणा सांगा के अवसान के बाद में ये क्या है, ये पहला अवसर था जब राजपूतों में एक बड़ी शक्ति है जो दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी और इन्होंने ये संगठित भी हुए थे। और इस समझौते में क्या था, एक शर्त थी इस एग्रीमेंट में कि जिसके अकॉर्डिंग मेवाड़ महाराणा की जो पुत्री थी चंद्र कुंवरी, जिनका विवाह जयपुर नरेश सवाई जयसिंह के साथ हुआ था, उससे जो पुत्र हुआ उसको जयपुर का आगामी शासक नियुक्त कराने की बात थी। जिसे बाद में जयपुर रियासत में ग्रह कलह हो गया था, ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में संघर्ष और मराठा हस्तक्षेप के अवसर भी उसमें उत्पन्न हो गए थे। इस समझौते से राजस्थान की राजनीति में कई बहुत ज़्यादा है, जो यूँ कह सकते हैं कि युगांतरी इफेक्ट रहे, इसके बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इफेक्ट पड़े हैं इस एग्रीमेंट के। सो ये एग्रीमेंट था इनको वापस से जयपुर का और जोधपुर का शासक बनाना। और बाद में इसमें एक शर्त रखी कि जो मेवाड़ महाराणा था उसकी पुत्री का विवाह है जो जयपुर रियासत में हुआ और उससे जो बेटा होगा उसको जयपुर का शासक बनाया जाएगा। लेकिन बाद में उनमें आपस में गृह क्लेश हुआ और वो नहीं हुआ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये इन तीनों का एग्रीमेंट था अगेंस्ट द मुगल एम्पायर, मुगल सल्तनत कहें, मुगल एम्पायर कहें, उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चाहे स्टेट पीएससी हो यूपीएससी हो, ये क्वेश्चन फेवरेट है, ये आता ही है। व्हाट वर द इमीडिएट कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट? 1857 के विद्रोह की विफलता के तत्कालीन कारण क्या थे? देखिए जो 1857 का रिवोल्ट हुआ है उसके इमीडिएट कॉज क्या थे ये तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पॉलिटिकल कॉजेज भी रहे हैं, पॉलिटिकल कारण भी रहे हैं उसके। और कौन से कारण रहे हैं? इकोनॉमिक रीजंस भी रहे हैं उसके। ये सब हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन कहीं किसी भी तरीके से पूछा जाए आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल या फिर यूं कहें रिलीजियस, धार्मिक,
और फिर ये इमीजिएट कॉज, ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ था। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे भी आएंगे। जो राजनीतिक कारण थे, राजनीतिक पॉलिटिकल रीजन के कारण क्या थे इसके, कि जो डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी, उसने एक सब्सिडरी अलायंस किया था, सहायक संधि। उसमें सहायक संधि और डलहौजी की जो लेफ्ट पॉलिसी थी, उससे क्या है, जो भारतीय शासक थे उनमें वो सेटिस्फाई नहीं थे उससे। सो पहला आप कह सकते हैं सब्सिडरी अलायंस, ये किसका, डलहौजी का सब्सिडरी अलायंस। ये पॉलिटिकल रीजन्स थे। नाना साहब की पेंशन बंद हो गई थी, ये भी एक रीजन था। सतारा और नागपुर में जो रियासतें थी वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दी गई थी, उससे भी जो भारतीय शासक थे वो अंग्रेजों के शत्रु बन गए थे, वो भी एक रीजन था। और जो झांसी की रानी है वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई थी, क्योंकि उनको दत्तक पुत्र लेने की अंग्रेजों ने परमिशन नहीं दी थी, तो ये भी एक पॉलिटिकल रीजन्स थे। इकोनॉमिक रीजन्स क्या थे, कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, उसके वजह से है जो मशीनी माल था वो सस्ता हो गया, जिसके कारण अंग्रेजी माल तो ज़्यादा बिकने लग गया, लेकिन जो भारतीय माल था वो सस्ता हो गया, और नहीं बिकने की वजह से बहुत सारे इंडियंस के उद्योग बंद हो गए थे। तो ये इकोनॉमिक रीजंस थे, जो वो सेटिस्फाई नहीं थे, अंग्रेजों के विरुद्ध लोग होने लगे थे। उससे क्या हो गया था कि जो व्यापार संघ है वो अंग्रेजों की जो ट्रेड पॉलिसी है, व्यापारिक नीति, उसके अगेंस्ट खड़े होने पे वो मजबूर हो गए थे। सामाजिक और जो धार्मिक कारण है, सोशल और रिलीजियस कॉजेज थे, वो क्या थे कि अंग्रेज है जो इस पे एक तरीके से यूं कहें कि ज़्यादातर अत्याचार की राजनीति करने लग गए, या आर्थिक कारण तक ही सीमित नहीं थे। अंग्रेजों ने सामाजिक और धार्मिक रूप से भी जो इंडियंस थे उनको परेशान करना चालू कर दिया था। जैसे कि धार्मिक रीजन्स की बात करें तो उन्होंने लालच देके, और वो जो इंडियंस थे उनको पादरी बनाने लग गए थे। ईसाई कहें पादरी, ईसाई पादरी है जो लालच देके ईसाई बनाने लग गए थे भारतीयों को, ये पादरी है जो, जिससे जनता उनके विरुद्ध हो गई थी। और ये जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार था, उसकी वजह से भी इंडियंस में असंतोष उत्पन्न हो गया था। ये भी सोशल और रिलीजियस रीजन्स थे। वो अपने धर्म का प्रचार करने लग गए थे, इससे हिंदू धर्म के ग्रंथों की है वो जो निंदा भी करने लग गए थे, जिससे भारतीय लोग नाराज थे। इसके कुछ मिलिट्री कॉजेज भी थे। मिलिट्री कॉजेज क्या थे, कि जो परेड होती थी, सैनिकों की जो परेड होती थी, उसमें वो अभद्र व्यवहार करते थे सैनिकों के साथ। भारतीय सैनिकों को है जो वो सैलरी भी कम देने लग गए थे, और जो सोल्जर्स थे वहाँ पे उनको क्या है कि वो एक तरीके से उपहास करने लग गए थे इंडियन आर्ट और कल्चर का, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है उसका मजाक शुरू कर दिया था। तो ये भी रीजंस थे। अब बात करते हैं इमीडिएट कॉज क्या थे। इमीडिएट कॉज जैसे कि आप सबको पता होगा कि एक कारतूस था 1856 में। ऐसे कारतूस दिए गए थे सोल्जर्स को कि उनको मुंह से काटना पड़ता था, जिसमें ये कि गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। और इसका है जो बैरकपुर छावनी की, जो बैरकपुर छावनी थी, उसके कुछ सोल्जर्स ने वो इसके अगेंस्ट हो गए थे कि वो नहीं करेंगे, मना कर दिया था। और मंगल पांडे उसी से थे जिन्होंने गुस्से में आके, और जब फोर्स डाला उन पे, तो उन्होंने गुस्से में आके अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी थी और उसे फांसी से लटका दिया था, जिससे सैनिकों के मन में एक और ज़्यादा रिवोल्ट की, विद्रोह की भावना फैल गई थी। और यही एक इमीजिएट कॉज था रिवोल्ट ऑफ 1857। मंगल पांडे ने वो एक अंग्रेजी अधिकारी की हत्या करके उसको लटका दिया था, और उससे सैनिकों के मन में विद्रोह की भावना बढ़ गई थी। सो ये कुछ कॉजेज थे जो आपको ध्यान रखने, उम्मीद है कि ये आपको पता होंगे, और नहीं तो आप नोट कर लीजिए, या फिर इस पे अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी वे में पूछा जाता है। देखिए रोज प्रैक्टिस करोगे तब ही वहाँ तक पहुँचोगे। फाउंडेशन अभी बनाना पड़ेगा आपको, लास्ट टाइम पे नहीं बनेगा। अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छा एक राइटिंग प्रैक्टिस का फाउंडेशन बना लीजिए, जिसमें आपको कंटेंट और
प्रैक्टिस दोनों मिल जाए। व्हाट इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, टेल इट्स प्रेजेंट रेट। SLR क्या है और इसकी वर्तमान दर क्या है। देखिए इसके साथ आप अपडेट रहेंगे, उम्मीद है, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप सब। तो पहले तो ये SLR क्या है, जो बैंकों के पास उपलब्ध जो जमा है उसका ये वो पार्ट है जो उनकी अपनी जमाओं पर लोन जारी करने से पहले अपने पास वो रख लेते हैं, और वो एक नेसेसरी होता है कि बैंकों के पास उपलब्ध जो जमा है उसका हिस्सा जो उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने से पहले अपने पास रख लेना एक अनिवार्य होता है। अब ये किस फॉर्म में, ये कैश भी हो सकता है, गोल्ड रिजर्व भी हो सकता है, या फिर यूँ कहें कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ भी हो सकती है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियाँ, ये किसी भी रूप में हो सकता है। ये SLR है, जो वो एक हिस्सा है वो है। और जब बैंक इस अनुपात को सुरक्षित रख लेते हैं उसके बाद ही वो अपनी जो जमा है उस पर लोन जारी करने की परमिशन देते हैं, और इसी रेशियो को SLR बोलते हैं। और SLR कितना होगा ये कौन डिसाइड करता है, ये SLR को कितना होगा ये RBI डिसाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। और आज की डेट में ये प्रेजेंट में जो अभी दिसंबर 2021 है, इसमें जो SLR है ये 18% है। अभी वर्तमान में SLR 18% है। इसके साथ आपको अपडेट रहना है, ये RBI करता है फाइनल। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ना सिर्फ क्वेश्चन, यहाँ तो ओवरव्यू मैं थोड़ा बताता हूँ, बाकी इसका आपको पूरा अच्छे से सॉल्यूशन मिलेगा PDF में रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स और राजस्थान SDG इंडेक्स 2021, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक या राजस्थान SDG सूचकांक 2021। देखिए अभी मार्च 2021 में ये रिलीज़ हुआ है। ये जो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है वो रिलीज़ करता है इनको। और ये किस लिए रिलीज़ किए जाते हैं, एक एम होता है इनको रिलीज़ करने का। वो क्या होता है, टू मेजर द परफॉर्मेंस, टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो जितने भी ज़िले हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है वो चेक करने का एक एम होता है। और इसको किस तरीके से मेजर किया जाता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसमें टोटल ये जो इंडेक्स डेवलप करते हैं SDG, इसमें राजस्थान में जो इसको जो डेवलप किया जा रहा है उसमें 55 इंडिकेटर्स हैं, 55 इंडिकेटर्स एंड 55 इंडिकेटर्स हैं अक्रॉस 13 goals. And to develop this index, data were used from publicly available sources. ये और इसमें जो होता है SDG में ये स्कोर होता है 0 to 100, 0 to 100 की रेंज के बीच में ये SDG स्कोर होता है फॉर ईच गोल। ये कंपोजिट नहीं होता है, ईच गोल के लिए होता है। ये जो 13 गोल्स हैं ईच गोल के लिए ये 0 to 100 होता है, जिसमें 0 क्या होता है, वर्स्ट होता है, सबसे कम, और 100 जो होता है वो अचीव्ड स्कोर माना जाता है। 100 मीन्स अचीव्ड। इसमें 4 कैटेगरीज होती है। राजस्थान का जो SDG है डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसमें इसका अगर हम देखें ओवरव्यू तो इसमें 4 कैटेगरीज होती है। 4 कैटेगरीज कौन सी होती है, पहली जो कैटेगरी है वो अचीवर की होती है, अचीवर। सेकंड जो कैटेगरी होती है वो फ्रंट रनर की होती है, फ्रंट रनर। फिर इसमें जो कैटेगरी होती है वो परफॉर्मेंट एंड एस्पायरेंट की होती है, परफॉर्मर एंड एस्पायरेंट।
और अचीवर होता है, अचीवर, इसमें जो अचीवर कैटेगरी होती है, अचीवर ये वाली, ये होती है हाईएस्ट रैंक। जैसा मैंने बताया 100%, अचीवर कैटेगरी हाईएस्ट रैंक की होती है। और लोवेस्ट रैंक की कैटेगरी कौन सी होती है? एस्पायरेंट्स। एस्पायरेंट्स की जो कैटेगरी होती है वो रिप्रेजेंट करती है लोवेस्ट रैंक को। ये थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, बिकॉज ये एक ग्लोबल इश्यू है। COP26 वगैरह जैसे हमने डिस्कस किया, आगे भी करते रहेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज नाम द क्राफ्ट, राइट 5 की फीचर्स ऑफ दिस पायलट प्रोजेक्ट। नाम द शिल्प क्या है, इस परियोजना की 5 प्रमुख विशेषताएं बताइए। वैसे तो आप रेगुलर जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा ये क्या है, बाकी आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए रेगुलर, एक अच्छा न्यूज़पेपर। ये क्राफ्ट है कश्मीर की, ये जो नामदा शिल्प है ये क्राफ्ट है कश्मीर की। ये पायलट प्रोजेक्ट है जो किससे कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसने लॉन्च किया है ये क्या है? ये एक रग मेड ऑफ शिप, जो भेड़ की ऊन है उससे गलीचा बनाया जाता है, वो है ये। नामदा क्या होता है? इट इज ए रग मेड ऑफ शिप वूल। ये गलीचा भेड़ की ऊन से जो बनाया जाता है, ये चर्चा में क्यों है? देखिए ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बिकॉज ये अभी रिसेंटली का है। मिनिस्ट्री ऑफ जो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप उसने लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट फॉर नाम द क्राफ्ट। इसमें है जो इसका एक्सपोर्ट है 1998 से और 2008 के बीच में इसका एक्सपोर्ट है जो रिड्यूस होके 100% रिड्यूस हो गया इसका। बाद में इस पर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, और उसकी वजह थी ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। एक तो स्किल्ड मैन पावर नहीं था, उस तरीके की कंडीशंस नहीं थी कि वहाँ पे स्किल्ड मैन पावर अवेलेबिलिटी हो, या फिर रॉ मटेरियल जो होता है उसकी भी अवेलेबिलिटी नहीं थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब इसको वापस से एज ए पायलट प्रोजेक्ट लिया है इसको डेवलप करने के लिए। इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से। इसमें जो एवरी कश्मीरी हाउस होल्ड है, रिच हो चाहे पुअर हो, हैज ए कल्चर ऑफ सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड द फ्लोर बिकम्स एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर। दिस इज वाई नाम द क्राफ्ट डेवलप्ड इन कश्मीर, बिकॉज ये क्या गर्म ऊन रहता है एंड दिस वूल इज इवनली स्प्रेड इन ए थिक लेयर ऑफ ग्रास और जूट मैट। यह आपको नोट करना है, ग्रास या जूट मैट, एंड द मैट इज देन रोल्ड टाइटली। आप इसके बारे में ज़रूर गूगल करके पढ़िएगा। और इसका जो प्राइमरी लोकेटेड मार्केट है वो कहाँ पे है? बारामूला, रेनवारी, अनंतनाग एरिया जो कश्मीर का है। और सबसे ज़्यादा ये किस कंट्रीज़ को अट्रैक्ट करता है? एक तो ये यूरोप, सबसे ज़्यादा यूरोप एंड जापान, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम इसको। राजस्थान में एक और जगह है जहाँ पे ये बनता है, उम्मीद है आपको पता होगा, और नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये ही सेम नाम द क्राफ्ट है, ये राजस्थान में टोंक डिस्ट्रिक्ट में बनता है। और ये किसके अंडर लॉन्च किया है? इसके जो की फीचर्स की बात करें, हम जो 5 की फीचर्स हैं उनकी बात करें तो पहला हम लिख सकते हैं, पहला क्या है? द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना 3.0, पहला की फीचर।
दूसरा क्या है, इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन 25 बैचेज, ईच ट्रेनिंग साइकिल विल रन फॉर 3.5 मंथ। 25 बैचेज में इसको लॉन्च होगा, ट्रेनिंग साइकिल है ये, और ईच जो ट्रेनिंग साइकिल होगा वो 3.5 महीने का होगा। और इसका जो नेक्स्ट की फीचर लिख सकते हैं, इट विल बेनिफिट 2250 पीपल्स। नेक्स्ट जो की फीचर हम लिख सकते हैं, द प्रोजेक्ट विल एनहेंस द लर्निंग ऑफ द पीपल थ्रू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग, या यूं कहें इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये कुछ इसके की फीचर्स हैं, और बाकी आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। अदरवाइज हम इसको आपको है जो नेक्स्ट टेस्ट के साथ इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में। गुड लक।